तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट स्नील और आप सुन रहे हैं स्नील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक कर देना। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है, तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम राकेश कोचर है और मैं न्यू दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये कहानी तब की है जब मैं कैनॉट प्लेस में एक छोटे से कॉफ़ी चेन शॉप में एक मैनेजर का काम किया करता था और अक्सर रात को शॉप क्लोज़ करने के बाद मैं घर जाता था। मुझे रोज़ रात घर जाने में लगभग रात के 2 या 3 बज जाते थे और ऐसा करते हुए मुझे कई साल हो गए थे। मैं आश्रम चौक तक रिक्शा में आता था और फिर मुझे मेरे घर पहुंचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होता था। मेरे घर के रास्ते से रेल की पटरियां तकरीबन 100 से 150 मीटर की दूरी पर थी। तब उसी रास्ते में एक रास्ते के पास ही एबैंडन्ड सिनेमा हॉल हुआ करता था जो अब बंद हो चुका था। ये दिसंबर 2010 की बात है। एक दिन जब मैं उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था तो मुझे मेरे चलने की डबल आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मुझे लगा कि कोई मेरे साथ साथ मेरे पीछे चल रहा है और जब मैं मुड़कर देखता तो मेरे पीछे कोई भी नहीं होता था। शुरू में मैंने इस बात को इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मेरे साथ चलने वाली वो आवाज़ अब मुझे रेगुलरली सुनाई देने लगी थी, बार बार। और फिर जब भी मैं उस आवाज़ को सुनता और मैं लाउडली प्रेयर करना शुरू करता था। शायद उस वजह से मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इनफैक्ट थोड़ा चलने के बाद मैंने उस चलने की आवाज़ पर ध्यान देना भी छोड़ दिया था। अब मेरे साथ वो हादसा हुआ तब दिसंबर मंथ का लास्ट वीक चल रहा था। मुझे दिन भर रात के लगभग 2 से 2:30 बज चुके थे। उस रात मुझे दिन भर का हिसाब करने में और फिर अपनी कॉफ़ी शॉप में निकलने से बहुत देर हो चुकी थी। सारे रास्ते भी सुनसान से थे। शायद ठंड की वजह से कोई भी बाहर नज़र नहीं आ रहा था और मैंने तकरीबन रात के 2:30 बजे कॉफ़ी शॉप बंद किया और मैं वहाँ से निकल पड़ा। उस वक्त मेरे शोल्डर पर मेरे लैपटॉप का बैग था और मेरे दोनों हाथों में चॉकलेट का बैग था। मैंने थोड़ा आगे जाकर थोड़ा ऑटो पकड़ा और हमेशा की जगह पर ऑटो से नीचे उतरा। नीचे उतरने के बाद मैं ऑटो वालों को पैसे देकर पैदल घर की ओर चलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं रेल की पटरियों के पास आया, मुझे महसूस हुआ कि जैसे ही मैं चलने लगा हूँ कि मेरे पीछे कोई है। मैं अपनी जगह पर ही रुक गया और कदमों की आहट को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। मेरे रुकते ही वो आवाज़ भी रुक गई, पर मैंने फिर आगे चलना शुरू कर दिया और तभी मुझे पीछे से किसी ने ज़ोर का धक्का मारा। मैं बुरी तरह से सामने रोड पर गिर पड़ा। धक्का इतना तेज़ था कि मेरा लैपटॉप और बैग मुझसे दूर जाकर गिरा। मेरे हाथ में जो केक था वो मुझसे थोड़ा दूर एक दूसरी जगह पर गिरा। तब मैंने डर कर पीछे देखा, पर वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था, ना कोई इंसान नज़र आ रहा था। 2 मिनट के लिए मैं तो शॉक हो गया था। मेरा दिमाग तो सुन्न सा हो गया था। अब मेरे आसपास भी कोई भी नहीं था कि जिससे मैं मदद मांग सकूं। उठने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि किस चीज़ ने मुझे इतनी बुरी तरह से धक्का मारा है। तभी मैंने देखा अचानक कि सामने से कोई कार मेरी ओर आ रही थी। मुझे नीचे गिरा हुआ देख उस कार वाले ने अपनी कार थोड़ी साइड में ले ली। वो एक सिख फैमिली थी और कार को साइड में लेते ही उन्होंने मुझसे पूछा, ठीक हो ना भाई, कहीं लगा तो नहीं? उस वक्त वो मेरे लिए किसी एंजल से कम नहीं थे। मैंने अपने आप को संभालते हुए और अपना सिर हिलाकर उन्हें जवाब दिया, हाँ भाई, ठीक हूँ। शायद पैर फिसल गया था मेरा। असल में शौक की वजह से मैं तब ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। तो उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। और इतना कहकर वो आगे चले गए और फिर मैं वहाँ से उठा, अपने कपड़े साफ़ किए और नीचे पड़ा हुआ सामान उठाया और घर की ओर चल पड़ा। मुझे तब महसूस हुआ कि उस वक्त वो कार, वो फैमिली वहाँ नहीं आती तो न जाने मेरे साथ क्या हो जाता। फिर मैं जब अपने घर पहुंचा
तो मैंने अपने घर वालों को अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताया। बहुत से लोगों का यही कहना था कि उस रात मैं चॉकलेट केक लेकर उस सुनसान रास्ते पर जा रहा था और इसीलिए मेरे साथ वो हादसा हुआ था। अब पता नहीं कि वो क्या चीज़ थी जिसने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा था, पर उस वक्त के बाद मैंने घर वालों के कहने पर देर रात तक कॉफ़ी शॉप में रुकना ही बंद कर दिया। तो दोस्तों, अब करते हैं दूसरी कहानी शुरू। ये कहानी भी हमें हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी है, पर उसने अपना नाम बताने से मना कर दिया था। तो बिना देरी के कहानी को दूसरी को शुरू करते हैं। ये कहानी मुझे मेरे पापा ने बताई थी। पापा के साथ ये घटना घटी हुई उस वक्त की है जब मेरा जन्म तक नहीं हुआ था। तब पापा कोटा में रहा करते थे और पास में ही बूंदी शहर के पास ही पापा के एक छोटा सा होटल हुआ करता था। पापा होटल से हमेशा बहुत ही लेट निकला करते थे। तब बूंदी इस शहर में वापस आने में तकरीबन 1 घंटा लगता था। तब पापा के पास कोटा से बूंदी आने जाने के लिए एक लूना हुआ करती थी। ऐसे ही एक रात पापा ने थोड़ी ड्रिंक की हुई थी। उस वक्त रात के तकरीबन 11:30 या 12 बज रहे थे और उसी वक्त पापा लूना लेकर घर वापस आ रहे थे। पर तब पापा अचानक रास्ता भटक गए और किसी दूसरे रास्ते पर ही चले गए। थोड़ा कुछ दूर आगे जाने के बाद वो समझ गए कि वो गलत रास्ते पर हैं। पापा ने लूना को फिर से पीछे की ओर मोड़ लिया और वापस मेन रोड की ओर जाने लगे। तब पापा को रास्ते के किनारे एक औरत दिखाई दी। उस औरत ने उन्हें हाथ दिखाया। अब रात भी बहुत थी और दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। पापा ने सोचा कि उस औरत की मदद हो जाएगी, तो उन्होंने लूना उस औरत के पास जाकर रोक दी। उस औरत ने भी तब सिर्फ इतना ही कहा कि मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो। तो पापा ने एक बात महसूस की कि वो औरत उन्हें ढंग से नहीं देख रही थी, पर फिर भी पापा ने बिना कुछ सवाल किए उन्हें पीछे बैठने को कहा। उस औरत के पीछे बैठने के बाद वह फिर से उस रास्ते पर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उस औरत ने पापा से कहा कि तुम्हारी माँ का नाम अलका है ना? पापा ने कहा हाँ, पर आपको कैसे पता? लेकिन उस औरत ने पापा के उस सवाल का कोई भी जवाब नहीं दिया। उस औरत ने फिर से पापा से कहा कि आपके पिताजी ने, जिनका नाम हिरन है ना? तो पापा ने फिर कहा हाँ सही है, पर आप उन्हें कैसे जानते हैं? और फिर वो औरत एक एक कर कर पापा की फैमिली में जो लोग थे उनके नाम बताने लगी। उस औरत ने पापा की लगभग हर फैमिली के मेंबर का एक एक कर नाम बता दिया। सारे के सारे नाम सही थे। लेकिन तब पापा ने थोड़ी ड्रिंक की थी और वो औरत आप ही बोल रही थी, पापा के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। बाद में सिर्फ वो हाँ में हाँ मिलाई जा रहे थे। कुछ देर बाद पापा ने पीछे बैठी उस औरत को फिर एक बार पूछा, आपको मेरी फैमिली के हर एक मेंबर का नाम कैसे पता है? क्योंकि मैं तो आपको नहीं जानता और ना ही किसी से आपके बारे में आज तक सुना है, तो आपको ये सब कैसे पता है? उस औरत ने फिर उनके उस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार पापा ने गुस्से में लूना को सुनसान रास्ते पर साइड में रोक दिया और उस औरत को गुस्से में ही पूछा, तू है कौन और तुझे इतना सब कैसे पता है मेरे बारे में? और ऐसा कहते हुए पापा ने पीछे मुड़कर देखा। फिर वो औरत उल्टे पैर उसी रास्ते से पीछे पीछे जा रही थी। मतलब उसका शरीर आगे की ओर तो चल रहा था, पर उसका सर पूरी तरह से पीछे घूमा हुआ था और वो औरत अजीब तरह से हंसते हुए पापा को ही घूर रही थी। वो देखकर पापा की हालत ख़राब हो गई। उसने जो ड्रिंक की हुई थी वो सारी एक पल में ही उतर गई और अगले ही पल वो वहाँ से तेज़ी से लूना को भगाते हुए निकल गए। जब पापा ने मुझे उनके साथ हुई ये घटना सुनाई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि असल में वो एक चुड़ैल थी और नशे में होने की वजह से वो उन्हें पहचान नहीं पाए थे। हालांकि उस घटना को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, पर अच्छी बात ये थी कि उस औरत ने उनके साथ कुछ बुरा भी नहीं किया था। लेकिन आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ तो मेरी नज़र अपने आप ही उस चुड़ैल को ढूंढते हुए उस रास्ते पर चली जाती है। तो दोस्तों,
ये थी दूसरी कहानी। अब करते हैं हम तीसरी कहानी। ये कहानी राकेश कोचर जी ने हमारे साथ फिर से शेयर की है। तो बिना देरी के कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी ऐसी है। तो मेरा नाम राकेश कोचर है और मैं नई दिल्ली के आश्रम चौक के पास रहता हूँ। बात सितंबर 99 की है। तारीख तो ठीक से याद नहीं, पर उसी महीने में हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी थी। मेरे बड़े भाई, जिनका नाम निर्मल है, उनके दोस्त मनोज भाई ने इस पार्टी के लिए हमारे घर आए हुए थे। पार्टी काफ़ी अच्छी जा रही थी। मनोज भाई हमारे साथ पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे और तब खाने पीने में रात के कब 2 बज गए हमें पता ही नहीं चला। टाइम ज़्यादा होता देखकर मनोज भाई अपने घर के लिए निकल पड़े। जब उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तब न जाने क्यों उनकी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो पा रही थी। मेरे बड़े भाई निर्मल और मैंने भी बारी बारी ट्राई किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बाइक वैसी की वैसी थी। फिर मेरे बड़े भाई ने मनोज भाई को बोला कि बाइक यहीं रहने दो, क्या पता रास्ते में फिर ख़राब हो गई तो बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगी। सुबह मैकेनिक को दिखा दूंगा और फिर किसी को बाइक घर छोड़ने के लिए कह दूंगा। अभी मैं अपनी कार से तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो बड़े भाई निर्मल और मनोज भी ये बात तो मान गए थे। हम तीनों एक साथ मनोज भाई के घर के लिए निकल पड़े। मनोज भाई को घर ड्रॉप करने के बाद हमें वापस निकलने में रात के तकरीबन 3 या सवा 3 बज गए थे। पर जब हम उसे वापस छोड़कर घर आ रहे थे तो हमने देखा कि हमारी कार जैसे ही भैरव मंदिर के रोड पर आई, हमने देखा कि एक औरत लाल साड़ी में और पूरे श्रृंगार के साथ रोड के बीचों बीच खड़ी थी और वो दूर से ही इतना चमक रही थी कि हमें आगे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। पर उस वक्त उस रोड पे उस औरत के अलावा दूर दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। जैसे ही हम उस औरत के पास पहुँचे तो उसे रोड से हटाने के लिए हमने बहुत से हॉर्न मारे, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं, जमकर वहीं के वहीं खड़ी रही और फिर हमें घूरने लगी। फिर हमने उसे बचाने के लिए निर्मल भाई ने कार को उस औरत के साइड से निकाला। ऐसे हम इस बात को लेकर बहुत गुस्से में थे। ये कौन पागल औरत इतनी रात को बीच रास्ते में तैयार होकर खड़ी है। फिर उसे क्रॉस करने के बाद जब हमने पीछे वापस मुड़कर देखा, वो औरत वहाँ बिल्कुल भी नहीं थी। वहाँ कोई भी नहीं था, पूरा रोड खाली था। मैंने डर के मारे भाई को बोला, प्लीज़ भाई गाड़ी को तेज़ चलाओ। मेरे बड़े भाई भी वो देखकर चौंक गए थे। जब तक हम घर नहीं पहुँचे तब तक हमारी जान में जान अटकी रही। घर पहुँचने के बाद मुझे मेरे भाई निर्मल ने बताया कि वो कोई औरत नहीं थी, वो एक चुड़ैल या भूत थी। वहाँ भैरव मंदिर के रास्ते में भटकती रहती है। उन्होंने पहले भी इस आत्मा के बारे में कई लोगों से सुना था, पर उस दिन उस औरत को उन्होंने अपनी आंखों से भी देख लिया था और सिर्फ उन्होंने नहीं, मैंने भी देखा था उस औरत को। लोग आज भी यही कहते हैं कि वो आत्मा अब भी उस रास्ते पर दिखाई देती है और इतने सालों बाद भी देर रात तक उस रास्ते पर जाने की आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई उसके बाद। अब करते हैं हम अगली कहानी शुरू। ये कहानी मेरे दादाजी के साथ हुई बहुत ही पुरानी घटना है। एक दिन की बात है कि दादाजी को खेतों में पानी देना था। बहुत कम लोगों के पास पानी की मोटर हुआ करती थी। लोग एक एक कर अपने खेतों में पानी दिया करते थे। अब ये पुराने लोग पहले से ही बहुत ढीठ होते हैं। इन्हें अजीब चीज़ों की और जानवरों की आदत हुआ करती है। ज़्यादातर ये लोग कभी ऐसी चीज़ों से डरते नहीं। ऐसे ही एक रात दादाजी खेतों में पानी दे रहे थे। उन्हें भी पता नहीं था कि कितनी रात हो गई थी, पर चाँद की रोशनी होने की वजह से उन्हें अलग से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वो जिस खेत को पानी दे रहे थे उसके आगे किसी और आदमी का खेत था, जहाँ पर गन्ने की फसल लगाई गई थी और वो फसल 6 से 7 फुट ऊंची थी। तब दादाजी के साथ एक कुत्ता भी था जो पानी देते वक्त उनके आगे पीछे घूम रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें सामने के खेत से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई चीज़ उसी खेत से होकर उनकी ओर ही बढ़ रही थी।
इतना ही नहीं, इस आवाज़ को सुनकर वो कुत्ता भी चौकन्ना हो गया और उस खेत की ओर देखकर भौंकने लगा। दादाजी अक्सर डरे नहीं थे और ना ही वो डरते थे, पर वो जो भी चीज़ थी उसका सामना करने के लिए डटकर खड़े हो गए। उन्होंने एक हाथ में पास पड़ी एक बड़ी सी लकड़ी उठा ली और दूसरे हाथ में एक बड़ा सा पत्थर ले लिया। वो कुत्ता अब भी सामने देखकर भौंके जा रहा था, पर उसकी भौंकने की वजह से दादाजी सरसराहट को ठीक से सुन नहीं पा रहे थे और इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे कि वो चीज़ कहाँ होगी। तब उन्होंने को एक उस गन्नों के बीच एक काली, बहुत ही काली इंसानी परछाई आगे पीछे झूलती हुई दिखाई दी, जो झूलते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, कि आंखें किसी लाइट की तरह लाल लाल चमक रही थी। अब असल में वो कुत्ता भी आगे जाने से डर रहा था। दादाजी समझ गए थे कि ये कोई जानवर नहीं है कि जिसे किसी चीज़ से मारा जा सके। फिर भी वो डरे नहीं, वो वहीं के वहीं खड़े रहे और डटे रहे। कुछ वक्त बाद वो चीज़ अपने आप पीछे हटने लगी। जैसे ही वो परछाई पीछे पीछे जाने लगी, दादाजी के साथ वो कुत्ता तेज़ी से भौंकते भौंकते उस खेत के अंदर घुस गया। दादाजी कुछ कर पाते तब तक वो बहुत अंदर चला गया था और अगले ही पल उस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ एकदम से शांत हो गई। दादाजी समझ गए थे कि उस कुत्ते के साथ कुछ तो बुरा हुआ था। वो उस खेत के अंदर जाना तो नहीं चाहते थे, पर उन्हें अपनी जान से ज़्यादा उस कुत्ते की जान प्यारी थी, क्योंकि वो कुत्ता कई सालों से उनके साथ था। दादाजी भी सीधे लकड़ी लेकर अंदर घुस गए तो उन्हें उन गन्नों के खेत के बीचों बीच थोड़ी सी फसल टूटी हुई दिखाई दे रही थी। वहीं उस कुत्ते की लाश नीचे पड़ी हुई थी, पर अब वहाँ आसपास कोई भी परछाई नज़र नहीं आ रही थी। दादाजी ने बिना कुछ सोचे उस कुत्ते को उठाया और उसे खेत से बाहर लेकर आ गए। दादाजी को तब एक पल के लिए लगा कि शायद वो कुत्ता बेहोश पड़ा होगा। उन्होंने उसे होश में लगाने की बहुत कोशिश की, पर वो होश में नहीं आया। आज दादाजी इस दुनिया में नहीं है, पर जब उन्होंने मुझे ये घटना बताई थी, भी उस कुत्ते को याद कर कर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो हमेशा यही सोचते थे कि उस वक्त शायद वो कुत्ता वहाँ नहीं होता, ये सब उनके साथ भी हो सकता था। और वो कुत्ता ही था जिसने अपनी जान देकर मेरे दादाजी की जान बचाई थी, अपने मालिक की। उस कुत्ते का सिर एक तरफ पड़ा था और उसका धड़ एक तरफ और उसकी पूरी बॉडी एक तरफ पड़ी थी। ये देखकर मेरे दादाजी की आंखों में बताते बताते ही आंसू आ गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानियाँ? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते इसी भी डरावनी और ख़तरनाक कहानियों में, और तब तक के लिए कहानियों को अच्छे से सुनना। और अगर आपको कोई भी कहानी इनमें से कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी, आप कमेंट में बताना। मिलते इसी भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय।